हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एजुकेशन एंड सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या प्रवास माइग्रेटिंग पॉपुलेशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने लिटरेसी लेवल और लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनसंख्या प्रवास में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, जनसंख्या किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसने को प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, अगर कोई परिवार या फैमिली एक जगह से एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर बस जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है। प्रवास में लोगों का कुछ दूरी का तय करना तथा उसके आवास स्थान में परिवर्तन अनिवार्य है। मतलब प्रवास उसे ही कहेंगे या तो लोग कुछ दूरी को तय करेंगे और अपने जो आवास स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं उसमें परिवर्तन करेंगे, तब वो प्रवास कहलाया जाएगा। आगे यहाँ पर प्रवास जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है या कितने पार्ट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रवास के प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा उत्प्रवास तथा आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है कि जब लोग एक प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। मतलब अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर दिल्ली से मैं हिमाचल में चला गया रहने के लिए, मतलब मेरी फैमिली अब वहीं रहेगी, तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। और उत्प्रवास से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी आती है। तो मैं दिल्ली से गया था तो दिल्ली की जनसंख्या में क्या होगी? कमी होगी। और आगे दिया गया है, जब लोग अन्य प्रदेश में आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। तो जब मैं जाके हिमाचल में बस जाऊंगा तो वहाँ की क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी और वहाँ पर उसे क्या कहेंगे? आप्रवास बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने उत्प्रवास और आप्रवास को समझा है। इसके आगे यहाँ पर दिया गया है अस्थायी तथा अस्थायी प्रवास। तो अस्थायी प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी प्रवास में जनसंख्या अस्थायी रूप से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाती है। अस्थायी प्रवास का एक रूप कृषि प्रवास भी हो सकता है। तो कृषि प्रवास में क्या होता है कि जिस क्षेत्र में कृषि की जब मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर मज़दूरों की अधिक जनसंख्या की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, जो कृषि होते हैं, किसान होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं फिर। और कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ के कारण और सुनामी वगैरह के कारण भी उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे वो बेघर हो जाते हैं। इसके कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये कृषक मजदूर कुछ समय के लिए अपने आवास स्थान में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इसे अस्थायी प्रवास कहते हैं, क्योंकि ये कम समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक राज्य में जहाँ पर वो रहता है उसी राज्य के किसी दूसरे स्थान पर जाके प्रवास करता है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लोग एक ही राज्य के एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, हरियाणा राज्य का कोई भी व्यक्ति है और वो क्या करता है, वहाँ से प्रवास करके हरियाणा में ही किसी अन्य क्षेत्र में जाके वो बस जाता है तो उसे क्षेत्रीय प्रवास या फिर अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय में क्या होता है कि लोग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवास करना। तो किसी भी राज्य से अगर आप किसी और राज्य में प्रवास करते हैं तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि लोग जो हैं एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाके बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त वगैरह कर लेते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों का स्थानांतरण। मतलब इंडिया से कई लोग क्या करते हैं, अमेरिका में जाके बस जाते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर जो प्रवास होता है गांव में से नगरों की ओर होता है प्रवास लोगों का, उसके कारण क्या है प्रमुख, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गांव से नगरों की ओर प्रवास का सबसे प्रमुख कारण जो है वो परंपरागत जाति व्यवस्था है। तो क्या होता है कि गांव में जाति व्यवस्था अधिक प्रचलित है, जिसके कारण वो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। इसके लिए भी लोग क्या करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके प्रवास करते हैं, जिससे वो जाति व्यवस्था से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है गांव से नगरों की ओर बढ़ने का या प्रवास करने का, औद्योगिक विकास। गांव में जो है फैक्ट्रियां वगैरह नहीं होता, रोजगार ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता। इसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, एक मतलब गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो जाता है और अपनी फैमिली की देखरेख भी करने में आसानी होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन के कारण भी लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, ताकि जो माता पिता हैं उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा सकें और बाद में भविष्य में उन्हें रोज़गार भी प्राप्त हो सके। और इसके बाद नीचे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है मौलिक सुविधाएं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों में अधिक भीड़ भाड़ होती है और इसके अलावा रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ पर दवाइयाँ और फैसिलिटीज़ वगैरह अधिक होती हैं। इसके लिए भी जो लोग होते हैं वो गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, ताकि इन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सकें। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया हुआ है पॉइंट कि गांव से शहरों की ओर प्रवास अधिक हो जाएगा तो कृषि कौन करेगा। तो इसको रोकने के लिए भी कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं या सुझाव भी दिए गए हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है गांव से नगरों की ओर प्रवास को रोकने हेतु कुछ सुझाव। तो जो हमारे जो कारण बन रहे हैं कि लोग किन किन कारणों से गांव से शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, अगर उन कारणों को हम ठीक कर दें तो इससे क्या होगा, प्रवास में थोड़ा बहुत कमी आएगी। जैसे एजुकेशन है, गांव में एजुकेशन की थोड़ी बहुत कमी होती है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो एजुकेशन की व्यवस्था को भी ठीक किया जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मौलिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए गांव में, तो इससे लोग क्या है, गांव से शहरों की ओर प्रवास नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सामाजिक समानता। लोगों को अगर गांव में भी सामाजिक समानता मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, गांव से शहरों की ओर प्रवास नहीं करेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बेरोजगारी के कारण भी जब लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, अगर गांव में ही रोजगार मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, वहां से प्रवास नहीं करेंगे। इसके अलावा मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जैसे मौलिक सुविधाओं में यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रामीण नगरों क्षेत्रों में जैसे सुविधाएं, मतलब परिवहन की सुविधाएं, सड़क, चिकित्सा और शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशन पॉइंट वगैरह वहाँ पर स्थापित किए जाएं, जिससे क्या हो, लोग वहाँ से प्रवास ना करें। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना। तो गांव में सरकार के थ्रू जो योजनाएं लागू होती हैं उनका लाभ क्या होता है, गांव वासियों को नहीं मिलता, क्योंकि वो जो अधिकारी ऊपर बैठे होते हैं वो सभी पैसों को हजम कर जाते हैं। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, उन्हें उनके पद से हटाना चाहिए, उसकी जांच कमेटी बैठनी चाहिए। अगर गांव में एक तालाब की खुदाई हो रही है तो उसमें कितने मजदूर लगे, कितना पैसा दिया गया, इन सब का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। और एक अच्छे जो अधिकारी हैं उनको नियुक्ति करनी चाहिए, जिससे लोग क्या हों, परेशान ना हो और बेरोजगार ना हो, और उन्हें जो है जो भी योजनाएं लागू हो रही है गांव में ग्रामीण स्तर पर, उन्हें उनका लाभ मिल सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।